दोस्तों, दुनिया में सिर्फ दो समुद्री रास्ते ऐसे हैं जिन्हें अगर कुछ दिनों के लिए भी रोक दिया जाए तो पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल सकती है। पहला हॉर्मूज स्ट्रेट, दूसरा मलाका स्ट्रेट। और अब भारत मलाका स्ट्रेट के बिल्कुल दरवाजे पर अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल चल चुका है। नाम है सबांग पोर्ट। लेकिन ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से। और शायद इसी वजह से चाइना की नज़र भी इस पूरे इलाके पर टिकी हुई है। आखिर सबांग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ग्रेट निकोबार में हजारों करोड़ रुपए क्यों लगाए जा रहे हैं? और ये पूरा इलाका आने वाले समय में एशिया की जियोपॉलिटिक्स कैसे बदल कर रख सकता है? आइए सब समझते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर सबांग पोर्ट है क्या। सबांग इंडोनेशिया के आसिया प्रोविंस में स्थित एक डीप सी पोर्ट है। अगर आप इसे मैप पर देखें तो ये सुमात्रा आइलैंड के उत्तर पश्चिमी सिरे पर मौजूद है। पहली नज़र में ये आपको एक सामान्य बंदरगाह लग सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में किसी भी जगह की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारतें नहीं बल्कि उसकी लोकेशन होती है। और सबांग की सबसे बड़ी ताकत भी उसकी यही लोकेशन है। दरअसल सबांग से कुछ ही दूर पर दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक मलाक्का स्ट्रेट शुरू होता है। यही वह समुद्री रास्ता है जिससे हर साल लाखों जहाज और दुनिया के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। यही वजह है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ सबांग पोर्ट अग्रीमेंट सिर्फ व्यापार बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये मैरीटाइम स्ट्रेटेजी, रीजनल सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए। आप इस मैप को जूम करो। यहाँ भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार है और यहाँ इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट। ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया का रोंडो आइलैंड केवल लगभग 145 किलोमीटर दूर है, जबकि सबांग पोर्ट लगभग 610 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी मलाक्का स्ट्रेट के पश्चिमी प्रवेश क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस एक दूसरे को पूरक बनाती है। यही वजह है कि भारत ग्रेट निकोबार में एक विशाल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अन्य स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। बहुत से लोग इसे केवल एक कमर्शियल प्रोजेक्ट मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका उद्देश्य केवल व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मैरीटाइम प्रेजेंस, लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक रीच को मजबूत करना भी है। अगर ग्रेट निकोबार को भारत का फॉरवर्ड स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट कहा जाए तो सबांग पोर्ट उसका नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर नजर आता है। यही कारण है कि इन दोनों स्थानों को अलग अलग नहीं बल्कि एक व्यापक मैरीटाइम स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा समझिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर डिग्री चैनल होता क्या है। अगर आप मैप पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को देखें तो ये उत्तर से दक्षिण ए तक एक लंबी श्रृंखला की तरह दिखाई देते हैं। इन द्वीपों के बीच बीच में समुद्र के कुछ प्राकृतिक रास्ते हैं जहां से बड़े बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। इन्हीं समुद्री रास्तों को चैनल्स कहा जाता है। इनमें सबसे पहले आता है 10 डिग्री चैनल। ये अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स को एक दूसरे से अलग करता है। इंडियन नेवी और मर्चेंट शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, 6 डिग्रीज चैनल। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के ठीक दक्षिण में स्थित है और इसके आगे इंडोनेशिया का सुमात्रा क्षेत्र शुरू होता है। इंडियन ओशन से मलाक्का स्ट्रेट की ओर जाने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों में इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और बड़ी संख्या में ऑयल टैंकर्स तथा कंटेनर शिप्स इसी क्षेत्र से होकर आगे बढ़ते हैं। अब मैप पर एक साथ ग्रेट निकोबार और सबांग पोर्ट को देखिए। ऊपर भारत का ग्रेट निकोबार है और नीचे इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट। इन दोनों लोकेशंस की वजह से भारत इस पूरे समुद्री क्षेत्र में अपनी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, सर्वेलेंस, नेवल लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल रीच को काफी मजबूत कर सकता है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं, जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले बड़े बड़े जहाज इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो भारत उनके समुद्री ट्रैफिक पर बेहतर नजर रख सकता है, अपने ट्रेड रूट्स की सुरक्षा बढ़ा सकता है और किसी भी आपात स्थिति में पहले से कहीं अधिक तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता हासिल कर सकता है। अब जरा चीन की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मजबूरी समझिए। आज चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को चलाने के लिए लगातार ऑयल, नेचुरल गैस और दूसरे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। इनमें से बड़ी मात्रा पर्शियन गल्फ के देशों से आती है। इन एनर्जी शिपमेंट्स का सफर भी बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले ऑयल टैंकर्स हॉर्मूज स्ट्रेट को पार करते हैं, फिर इंडियन ओशन में प्रवेश करते हैं और उसके बाद मलाक्का स्ट्रेट के रास्ते साउथ चाइना सी होते हुए चीन के बंदरगाहों तक पहुंचते हैं।
यानी चीन की एनर्जी सिक्योरिटी और उसकी सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर है। सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि चीन का लगभग 40% विदेशी व्यापार भी साउथ चाइना सी मलाक्का रूट पर निर्भर माना जाता है। वहीं अगर सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो हाल के वर्षों में चीन के लगभग 75% ऑयल इंपोर्ट्स मलाक्का स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं। यही वजह है कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनटाओ ने इसे मलाक्का डायलेमा कहा था। यानी अगर किसी बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस या युद्ध के दौरान इस समुद्री रास्ते में रुकावट आती है तो उसका सीधा असर चीन की इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ सकता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था, ग्वादर पोर्ट में निवेश किया, म्यांमार ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस विकसित की और कई वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया। लेकिन इन सब के बावजूद एक सच्चाई आज भी नहीं बदली है। समुद्री मार्ग आज भी सबसे सस्ता, सबसे तेज और सबसे एफिशिएंट विकल्प है। इसीलिए चीन की मलाक्का स्ट्रेट पर निर्भरता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यही कारण है कि मलाक्का स्ट्रेट आज भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में गिना जाता है। अगर आपको अब भी लग रहा है कि इस समुद्री रास्ते की अहमियत सिर्फ मैप तक सीमित है तो कुछ ही समय पहले की घटना याद कीजिए। जब ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी थी तब पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगी, शिपिंग कंपनीज के इंश्योरेंस प्रीमियम महंगे हो गए, फ्रेट रेट्स ऊपर चले गए और ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल बन गया। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश हॉर्मुज़ स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट और सुएज कैनाल जैसे मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को सिर्फ समुद्री रास्ते नहीं मानते बल्कि उन्हें एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज के रूप में देखते हैं। वैसे ही कोई नई बात नहीं है। इतिहास में कई बार सिर्फ एक समुद्री रास्ते ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सुएज कैनाल क्राइसिस है। साल 1956 में इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने सुएज कैनाल का नेशनलाइजेशन कर दिया था। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने सैन्य कार्रवाई शुरू की, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन के दबाव के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। कई इतिहासकार इस सुएज क्राइसिस को ब्रिटेन और फ्रांस के ग्लोबल इन्फ्लुएंस में आई गिरावट का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं। इस घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि कई बार ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स मिलिट्री पावर से भी ज्यादा असर डाल सकते हैं। आपने अभी देखा कि इंडो पैसिफिक में चल रही इस बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम में भारत के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कितना अहम बन चुका है। लेकिन इसी बीच सोनिया गांधी ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक एडिटोरियल लिख डाला था। पूरी कांग्रेस जमात, राहुल गांधी, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनित और उनकी पूरी आईटी सेल इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ी है। क्या उन्हें नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है? इससे हम चीन के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट में आगे हो जाएंगे, या शायद इसीलिए उनका विरोध है। आखिरकार कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने चीन की सीसीपी से सीक्रेट एमओयू साइन किया था। आज ग्रेट निकोबार और सबांग पोर्ट शायद रोज के हेडलाइंस का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन आने वाले वर्षों में यही वे जगहें हो सकती हैं जहां इंडो पैसिफिक का पावर बैलेंस तय होगा। क्योंकि जो देश दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम रूट्स के आसपास अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मजबूत करेगा, वही भविष्य के ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी में कहीं ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आपको इस पूरे टॉपिक पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए कृपया पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।